और मुझे इसकी खुद डिटेल रिकॉर्डिंग भी बनानी थी, तो मैंने कहा चलें आपको आज कादसिया ही पढ़ाएं। ठीक है। देखिए, बैटल ऑफ कादसिया से पहले आप ये याद रखो, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले जब आई वाज गिविंग यू द स्ट्रक्चर, उसमें भी मैंने आपको ये बात समझाई कि मुसलमानों ने जो है ना वो कुछ जगहें पहले से हासिल कर ली थी, जिसका जो है ना वो बड़ा गम लगा हुआ था किसको, जिसका बड़ा गम लगा हुआ था पर्शियंस को। एंड वन ऑफ दैट वाज नमारक। ठीक है। ब्रिज वाज वन ऑफ दैम। ठीक है, जहां पर हमने ये वो जंगें जो हम जीत चुके हैं। ठीक है। तो इस जीत की वजह से मुसलमान जो है ना वो गप्पे लड़ा रहे थे, खुश थे। ठीक है ना। वेयर एज जो पर्शियंस थे, उन लोगों की जो इज्जत है उनका वही हाल हुआ था जो नवाज शरीफ और जरदारी की इज्जत का है पाकिस्तान में। ठीक है। तो इसको बैकग्राउंड में रखते हुए हम आगे बढ़ेंगे। जो लास्ट ससेनियन किंग थे जिसका नाम था यज़्दागिर्द। ठीक है। और जो रिवीजन वाले हैं उनको पता है यज़्दागिर्द थ्री। ठीक है। ही वॉज द लास्ट ससेनियन। इट्स द सेम थिंग एज पर्शियन, ये मैंने पहले भी बताया 10 मरतबा। पर्शियन किंग यज़्दागिर्द थ्री जो है वो बेसिकली रिवेंज चाहते थे और वो रीगेन करना चाहते थे लॉस्ट टेरिटरीज। तो अभी मैंने आपको बताया हजरत उमर के दौर में हमें ये टेरिटरीज तो मिली पर्शिया के अंदर। कैन यू नेम वन टेरिटरी जो खास तौर पर चाहिए थी, दोबारा से रीगेन करना चाहते थे पर्शियंस। ठीक है। इट वाज आल्सो द इकोनॉमिक हब ऑफ द पर्शियंस। वो कौन सी टेरिटरी थी? Which territory was that which was also the economic hub of um, Persia? It was none other than um, जवाब आप लोग सोचें, हेरा। ठीक है। दैट वाज नन अदर देन हेरा, जो कि पर्शियंस को हमसे वापस चाहिए थी। तो हर चीज का जो खार है ना वो हमारे भाई कादसिया तो अभी हमारे हाथ में भी नहीं आया, कादसिया क्यों वापस मांगेंगे बेटा? उनको अल हिरा चाहिए था। ठीक है। विच वॉज द हब विच वी हैड कैप्चर्ड एट द टाइम ऑफ हजरत अबू बकर। ठीक है ना। नाउ व्हाट हैपेंस इज दैट कि ससेनियन जो किंग है यज़दागिर्द, वो बड़ा खार में है, वो बहुत गुस्से में है मुसलमानों के ऊपर। एंड ही वांट्स अ रिवेंज। ठीक है। और वो रीगेन करना चाहता है अपनी लॉस्ट टेरिटरीज। अभी उसके हाथ से कौन कौन सी गई है 636 एडी के अंदर? उसके हाथ से जो है ना वो नमारक ब्रिज वाली जंग हारा है। ही हैज ऑल्सो लॉस्ट बुवेब। ठीक है ना। यूफ्रेट्स में ये गया इनके पास से। ठीक है ना। अतीक रिवर में ये जगह गई इनके पास से। तो दीज वर ऑल सराउंडिंग गांव। ठीक है। नाउ जस्ट टू समराइज एंड मूव ऑन, पहली चीज जो बैटल ऑफ कादसिया के बैकग्राउंड के अंदर आएगी वो ये आएगी कि मुसलमान जीत चुके थे, पर्शियंस की इज्जत जा चुकी थी जैसे जरदारी और नवाज शरीफ की। दूसरा, यज़दागिर्द थ्री जो थे वो ही वांटेड रिवेंज बेसिकली, एंड वांटेड टू गेन द लॉस्ट टेरिटरीज, राइट। और तीसरी चीज ये थी कि मुसलमानों की मोटिवेशन बढ़ती जा रही थी एंड मुस्लिम्स वांटेड टू एक्सपेंड फर्दर एंड फर्दर एंड फर्दर। ठीक है। सो इस बैकग्राउंड के साथ मुसलमानों ने भी तैयारी स्टार्ट की जंग की, और जो पर्शियंस से उन्होंने भी जंग की तैयारी स्टार्ट की। ठीक है। हजरत उमर ने सबसे पहला काम क्या किया? हजरत उमर ने जो है ना वो शूरा बुलाई, और शूरा के अंदर हजरत उमर के जो सीनियर मोस्ट कंपेनियंस है, हजरत उस्मान, जुबैर, तलहा, अली एक्सेट्रा, ऑल ऑफ देम वर अ पार्ट ऑफ उमर्स एडवाइजरी काउंसिल। तो जैसे ही हजरत उमर जो है ना वो एडवाइजरी काउंसिल बुलाते हैं ये डिस्कस करने के लिए कि अब हमें क्या करना चाहिए, हाउ हाउ वी शुड वर्क एक्चुअली। क्योंकि अब पर्शियंस जो हैं वो सर से जो है ना वो पानी गुजर चुका है। क्योंकि एज वी विल बेसिकली रीड कि जो पर्शियंस हैं उनकी प्रिपरेशन जो है ना वो बड़ी टफ थी। ठीक है। अगर मैं ये पहले आपको समझा दूंगा तो ज्यादा कॉन्टेक्स्ट बनेगा, तो इसको पहले देख लें। पर्शियंस की प्रिपरेशन क्या टफ थी? पर्शियंस की प्रिपरेशन ये टफ थी कि यज़दागिर्द बेसिकली हैड सेंट रुस्तम फर्रुखजाद विद 60,000 मैन। तीन हिस्सों में रुस्तम का जो है ना वो ट्रूप डिवीजन हुआ था, एंड दे वर हाईली एंगर्ड ऑन मुस्लिम्स। जब ये सारी बातें पता चली, बिकॉज रुस्तम फर्रुखजाद वाज आप कह सकते हो कि खास बंदा, जिस तरीके से मैंने मुसलमा पढ़ाते हुए बताया था कि मजा वॉज द खास बंदा ऑफ मुसलमा। ठीक है।
इसी तरह नहर वॉज द खास बंदा, तो हर जो लीडर होता है उसके कोई ना कोई खास बंदे होते हैं, ठीक है ना, जिस तरह अकबर और उसके 9 रतन कहा जाता है, ठीक है ना। तो इसी तरीके से रुस्तम फर्रुखाद वॉज द स्पेशल कमांडर ऑफ यजदेगर 3। तो यजदेगर 3 इतना गुस्से थे, इतना गुस्से में था यजदेगर 3 कि उसने रुस्तम फरूजात को इतना बड़ा लश्कर दिया और बोला कि आप जाओ और मुसलमानों का काम खत्म करो हमेशा के लिए। एंड द पर्शियंस वर क्वाइट एंगर्ड। अब जैसे ही ये न्यूज़ हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को पहुंची, तो हज़रत उमर ने बेसिकली शूरा बुलाई और हज़रत उमर ने बोला कि चूंकि वहां से बेस्ट मिलिट्री जनरल आ रहा है, तो यहाँ से मैं खुद जाऊंगा और जो है ना वो उनको डिफीट करूंगा। तो हजरत उमर वॉज क्वाइट विलिंग टू लीड दिस बेटल, लेकिन हजरत अली ने सजेशन दिया, और हजरत अली ने ये सजेशन दिया कि मदीना जो है उसके ऊपर भी जो है ना वो सेफ्टी, उसकी सेफ्टी भी जो है ना वो बहुत ज़रूरी है। हम मदीना को इस तरीके से अकेला नहीं छोड़ सकते। हजरत उमर वॉज गिवन अ वेरी वाइज सजेशन बाय हजरत अली। हजरत अली ने बोला कि आप खुद मत जाएं, क्योंकि अगर आप खुद चले गए तो बेसिकली मदीना को संभालने के लिए जो है ना वो हमें खलीफा वक्त की ज़रूरत है। मदीना के अंदर 10 और मसले थे, रेवेन्यू, जुडिशरी, 10 और मिलिट्री, 10 और मसले मसाइल थे जो खलीफा वक्त के बगैर सॉल्व नहीं हो सकते। तो हज़रत अली मेड अ वेरी स्मार्ट सजेशन। हज़रत अली ने बोला हज़रत उमर को कि आप मत जाएं, क्योंकि अगर आप चले गए तो जंग तो हम जीतेंगे, लेकिन मसला ये आ जाएगा कि मदीना के अंदर जो डिफरेंट मैटर्स हैं उसका डिसीजन और कोई नहीं ले सकेगा, उसका डिसीजन जो है ना वो आपने ही लेना है, राइट। तो इस सजेशन के बाद हजरत उमर को रियलाइज हुआ कि हाँ उमर इज हजरत उमर को रियलाइज हुआ कि अली इज गिविंग अ रियली नाइस सजेशन। इसीलिए हजरत उमर की वो कोटेशन जो है ना वो पता होनी चाहिए आपको कि अगर अली ना होते तो मैं कब का हलाक कर दिया गया होता, ठीक है। तो दिस इज हाउ हजरत अली ने प्रोमिनेंट रोल लिया इन द एडवाइजरी काउंसिल ऑफ हजरत उमर। कमिंग बैक, तो हजरत उमर चाहते थे वो खुद जाएं, लेकिन हजरत अली ने सजेशन दिया और हजरत अली ने समझाया कि मामलात ऐसे नहीं है कि खलीफा वक्त खुद जाए। तो उसके बाद हजरत उमर ने ये सजेस्ट किया कि वी विल कंपनी 30,000 मैन अंडर द एबल लीडरशिप ऑफ हजरत साद। ठीक है, ये कौन है? ये आपके मामू जान है, ठीक है ना, साद बिन अबी वकास, ठीक है। साद बिन अबी वकास की एबल लीडरशिप में 30,000 लोग जो है ना वो जमा किए गए, और इन 30,000 लोगों ने अपना मदीना के बाहर एक जगह है सीसरा, वहां से जो है ना वो मार्च करना स्टार्ट किया। एंड दे आर नाउ गोइंग टू रीच टू कादसिया, ठीक है ना। ये प्रिपरेशन थी दोनों साइड्स के ऊपर, यानी दोनों साइड्स जो है ना वो टफ जो है ना वो रेडी हैं, दे आर जस्ट गोइंग टू मीट, एक दोनों एक्साइटेड हैं एक दूसरे को डिफीट करने के लिए, ठीक है। तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि साद ने अपनी मार्च स्टार्ट की, ठीक है, ऑल द वे फ्रॉम मदीना नियर प्लेस कॉल्ड सिसरा टू कादसिया, और बीच में हजरत साद बिन अबी वकास, जो आप होली प्रॉफिट पीस भी अपॉन हिम आपके मामू जान भी थे, साद बिन अबी वकास ने छोटी छोटी जो है ना वो रेड्स करते गए, जिसका फायदा ये हुआ कि हमें ज्यादा मेन जो है ना वो हमारे इंक्रीज होते गए। हमें देखो मिसाल के तौर पे ये मदीना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, और ये आपके पास कादसिया है, ठीक है। तो यहाँ से आप यहाँ जा रहे हो, लेकिन यहाँ से यहाँ जाने में साद बिन अबी वकास एक और काम कर रहे हैं। अगर कोई छोटे गांव आते हैं तो साद बिन अबी वकास रास्ते में ये काम करते हुए जा रहे हैं कि साद बिन अबी वकास बोलते हैं कि पहले मैं इस गांव को भी कैप्चर कर लूँ, इस गांव को भी कैप्चर कर लूँ, इसको भी कर लूँ, इसको भी कर लूँ। उसका फायदा ये होगा कि अगर मैं जब कादसिया पर फोकस्ड रहूंगा तो मुझे ये खतरा नहीं होगा कि पीछे से कोई अटैक करेगा, दूसरा गांव से कोई आर्मी आएगी, और दूसरा फायदा ये होगा कि इस्लाम छोटे छोटे और गांव में भी पहुंच जाएगा, ठीक है ना। सो दिस वॉज हिज स्मार्ट एजेंडा, राइट। उसके बाद अब रास्ते में जैसे जैसे साद बिन अबी वकास आगे बढ़ते जाते हैं, हजरत उमर ने एक और काम किया, ही इशूड अ लेटर फ्रॉम मदीना विथ हिज ओन स्टैम्प, ठीक है ना। और उस लेटर के अंदर बेसिकली हजरत उमर ने ये क्लियरली लिखा कि जो है ना वो ही रोट एक्चुअली टू द एक्स एपोस्टेट ट्राइब्स, जिनके बारे में अभी हजरत अबू बकर के दौर में हमने पढ़ा कि ये वो ट्राइब्स से जिन्होंने किसी वक्त में हजरत अबू बकर के टेन्योर में ऑफ कोर्स ये कह दिया था कि हम जो है ना वो ज़कात नहीं देंगे, या पूरी जो स्टोरी मैंने आपको समझाई। हजरत उमर वो सो स्ट्रिक्ट, ये इससे आपको हजरत उमर की स्ट्रिक्टनेस पता चलती है। हजरत उमर ने बोला था कि जो एक्स एपोस्टेट ट्राइब्स हैं, एक्स का मतलब तो आप सब जानते ही होंगे, ठीक है। और दूसरा
एपोस्टेसी मूवमेंट इन्होंने खत्म तो कर दी थी, जो कि मैंने आपको बताया था हज़रत अबू बकर पढ़ाते हुए। ज़ुहुल इस्सा और ज़ुहुल क़िस्सा के बाद हमारी जो एपोस्टेसी मूवमेंट है वो पूरी ख़त्म हुई थी। तो डेफिनेटली वो तो एंड हो चुकी थी और लोगों ने इस्लाम भी कबूल कर लिया था दोबारा। और मैंने आखिरी जुमला भी यही लिखवाया था कि मदीना के ऊपर फुल डोमिनेंस आ गई थी मुसलमानों के, सॉरी अरेबिया के ऊपर फुल डोमिनेंस आ गई थी मदीना की या मुसलमानों की। लेकिन हज़रत उमर इतने स्ट्रिक्ट थे, हज़रत उमर ने ऐसे ट्राइब्स जिन्होंने एक वक्त में अपोस्टेसी की थी, हज़रत उमर ने उनके ऊपर बैन लगाया हुआ था, ऑल्दो उन लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया था। हजरत उमर ने बैन ये लगाया हुआ था, हजरत उमर ने इनको कहा था कि आपको कोई जरूरत नहीं है किसी भी वॉर में हमारा साथ देने की। लेकिन चूंकि ये इतनी बड़ी जंग थी तो साद बिन अबी वकास को छोटे छोटे जो एपोस्टेसी ट्राइब्स थे उनसे भी मदद दिलवानी थी हजरत उमर को। तो हजरत उमर ने जो है ना वो इनके ऊपर से बैन खत्म किया। और हजरत उमर ने इन लोगों को बोला कि अब मैं आपके ऊपर से बैन खत्म कर रहा हूँ, एंड नाउ इट इज योर ड्यूटी टू सपोर्ट साद बिन अबी वकास टूवर्ड्स कादसिया। ठीक है। और इस तरीके से जो है ना वो हम साद बिन अबी वकास जो है ना वो पहुंचे पहुंचे पहुंचे, एंड वी आर होपिंग नाउ टू सी द पर्शियंस। होता क्या है, सामने से पर्शियंस आर ऑलरेडी स्टेशनड एट द अतीक रिवर, जिसके बारे में ये भी कहा जाता है, जैसे हम थोड़ी देर में पढ़ेंगे, कि रुस्तम वॉज रुस्तम एक्चुअली ड्रोन, रुस्तम को जो है ना वो तीर लगा, रुस्तम इसमें गिर गया। अच्छा, रुस्तम कैसे मरा, रुस्तम की डेथ के ऊपर आई कैन गिव यू रेफरेंसेस फ्रॉम 8 डिफरेंट ट्रेडिशंस। 8 अलग अलग मैं आपको डेथ के रेफरेंसेस दे सकता हूँ और प्राइमरी सोर्सेज से दे सकता हूँ, जिसके अंदर अलग अलग जो है ना वो तरीके बताए हुए हैं। रुस्तम मरा तो आखिर मरा कैसे, खैर नहीं आओ, थोड़ी देर में मैं इसके ऊपर आऊंगा। तो पर्शियन की आर्मी बिल्कुल तैयार है, रुस्तम साहब जो है ना वो मजे लेकर जो है ना वो बैठे हुए हैं। और यानी अगर बैटल ग्राउंड हम यहीं बना लेते हैं, एक तरफ हमारे पास जो है ना वो पर्शियन आर्मी है, ठीक है, और दूसरी तरफ हमारे पास जो है ना वो मुस्लिम आर्मी है। पर्शियन आर्मी के रुस्तम साहब जो है ना वो मज़े लेकर हाथी पर, आ, ये हाथी आ गया आपका प्यारा सा, ठीक है ना, ठीक है ना, उसके ऊपर अपना वो लेकर मज़े से रुस्तम साहब जो है ना वो जंग का उनका इरादा है कि वो जंग के मज़े लेंगे, पर्शियन आर्मी। और दूसरी तरफ हमारे पास मुस्लिम आर्मी है, ठीक है ना। और खूबसूरत सा हमारा रिवर अतीक जो है ना वो भी बह रहा है, ठीक है, वो भी बना लेते हैं, ठीक है। ये हमारा जो है ना वो यहाँ पर से रिवर अतीक बह रहा है, ठीक है। अच्छा, अब क्या सीन होता है, जंग का माहौल बनता है और मेन फाइट से पहले बेसिकली हजरत साद बिन अबी वकास जो हैं वो बीमार हो जाते हैं। वो बीमार क्यों होते हैं, बेसिकली उनको ना जंग लड़ लड़ के बैक पेन हो गया होता है बहुत बुरा। वो पेन इतना ज्यादा हो जाता है, इतना एक्सट्रीम कर जाता है वो पेन, कि उनको जो है ना वो उस दर्द की वजह से बुखार आ जाता है। इस वजह से हजरत साद बिन अबी वकास खालिद बिन और फतह को अपॉइंट करते हैं और कहते हैं कि आई अपॉइंट यू एज माई रिप्रेजेंटेटिव, मैं आपको डायरेक्शंस दूंगा और आप उस हिसाब से जंग को चलाना। तो ऑल्दो हजरत साद बिन अबी वकास वाज इल, बट ही गेव डायरेक्शंस टू खालिद बिन और फतह टू यू नो टू लीड हिम एज इज रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है। और इसके बाद क्या होता है, हजरत साद सबसे पहले, मैं जब जिहाद पढ़ा रहा था तो मैंने किताल जब पढ़ाया था जिहाद के अंदर, तो किताल पढ़ाते हुए बात बताई थी कि सबसे पहले जो 3 टर्न्स होती हैं वो ऑफर की जाती हैं। मुसलमान जो है वो पर्शियंस को 3 टर्न्स ऑफर करते हैं, और वो टर्न्स क्या होती हैं, पहला कि इस्लाम कबूल कर लें। दूसरी टर्म क्या होती है, दूसरी टर्म ये होती है कि अगर इस्लाम नहीं कबूल कर रहे तो जिजिया दे दें और पीस हो जाएगा। और अगर आप ये भी नहीं कर रहे तो आप तैयार रहें, हम आपसे क्या करने आ रहे हैं, हम आपसे जिहाद करने आ रहे हैं। समझ में आई बात। तो इन 3 कंडीशंस के साथ जो है ना वो मुसलमान जो है ना वो बार बार ऑफर करते हैं पर्शियन आर्मी को, लेकिन पर्शियन आर्मी जो है ना वो बड़ी बेगैरत होती है, वो नहीं समझती है। और उनको जो है ना वो कहा जाता है ना, लातों की भी बातों से नहीं मानते, ठीक है। जब तक आप लोगों को भी डंडे नहीं पड़े आप लोग पढ़ाई नहीं करते ना, ठीक है। इसी तरीके से बिल्कुल यहाँ पर ये सीन था। उसके बाद ये होता है, हजरत उमर खुद, क्योंकि कादसिया एक छोटी जंग नहीं है, कादसिया इज अ वेरी बिग जंग, तो हजरत उमर खुद जो है ना वो हजरत नुमान को भेजते हैं पर्शियन कोर्ट में। पर्शियन कोर्ट में किससे मिलने भेजते हैं, यजदिगर्द से। और कहते हैं हजरत नुमान, हजरत उमर बेसिकली मदीना से हजरत नुमान बिन मुकर्रिन और दूसरे जो सहाबा थे उनको साथ में भेजते हैं और बोलते हैं आप यजदिगर्द को जाकर ऑफर करें। अब यहाँ पर आपने ये समझना है कि साद बिन अबी वकास कादसिया में मैदान जंग में रुस्तम को बोल रहे हैं कि हमारे साथ दोस्ती कर लो, या तो इस्लाम कबूल कर लो या जिजिया दे दो।
और इसी तरह हजरत उमर डायरेक्टली यजदिगर्द के पास अपना रिप्रेजेंटेटिव भेज रहे हैं। समझ में आ रही है बात? यानी हम पीस ही चाहते हैं, लेकिन सामने से बदतमीजी हो जाती है। और जो लातों के भूत है बेसिकली वो आसिम बिन अमर, जिनका नाम हम वॉर्स के अंदर पढ़ते हैं, ठीक है ना, बार बार, उनके ऊपर जो है ना वो यजदिगर्द के जो आप कह सकते हो कोर्ट के बंदे होते हैं, वो बेसिकली हजरत आसिम बिन आमिर के ऊपर जो है ना वो बदतमीजी के साथ जो है ना वो सैंड फेंकते हैं, जो कि इट वाज एन इंडिकेशन। सैंड फेंकना जो है ना वो इंडिकेशन होता है कि तुम सरेंडर करोगे, हम नहीं। ठीक है, सो इट वाज अ वेरी बदतमीजी वाला एक्ट जो कि यजदिगर्द के कोर्ट के लोग करते हैं। और उसके बाद हमारी स्क्रिमिशेस शुरू होती हैं। स्क्रिमिशेस का मतलब होता है स्मॉल फाइट्स। और टोटल कहा यह जाता है कि फॉर अ पीरियड ऑफ 3 मंथ ये सारा चलता रहता है। सर ये 3 मंथ लिखना जरूरी है? बिल्कुल लिखना जरूरी है। दिस इज AKG अली जान का ज्ञान। दिस इज समथिंग यू कैन नॉट मिस, यू रियली कैन नॉट मिस दिस। ठीक है, कादसिया में तो कोई चीज मिस ही नहीं कर सकते आप, सही है। तो होता यह है कि स्क्रिमिशेस चलती हैं और फिर फाइनली जैसे जैसे टाइम करीब आता है, मेन जो जंग है विच इज द जनरल फाइट जब स्टार्ट होती है, मेन फाइट जिसको आप कहते हो, उसके फर्स्ट डे के अंदर जो है ना वो डुअल्स होते हैं, 1-on-1 फाइट होती है। और उसके बाद बेसिकली यहाँ पर अब आपको समझना है, ठीक है। ये देखो, ये लेफ्ट विंग, ये सेंट्रल विंग, ठीक है, और ये राइट विंग, ठीक है। इसी तरह ये पर्शियंस का हो गया, ठीक है। और इसी तरीके से दूसरी तरफ मुसलमानों का है। मुस्लिम्स का क्या होता है बेसिकली, मुसलमानों का भी हम इसी तरीके से लेफ्ट विंग, ठीक है, सेंट्रल विंग और राइट विंग। अब मुझे आप लोग बताएं भाई, सिंपल सी बात है, बहुत लॉजिकल सवाल है। लेफ्ट विंग किसको केटर करेगा? लेफ्ट विंग को। सेंट्रल विंग, सेंट्रल विंग को। राइट विंग, राइट विंग को। लेकिन ऐसा होता नहीं है। ऐसा नहीं होता है। इनफैक्ट होता क्या है, हम स्ट्रैटेजी ये करते हैं कि हम क्रॉस में फाइट्स मारेंगे, ठीक है ना। यानी हम बोलते हैं लेफ्ट विंग हमारा इसको, सामने से पर्शियंस भी ये करते हैं, क्रॉस में फाइट्स होती हैं। हमारी ये स्ट्रैटेजी होती है कि ताकि पर्शियंस को लगे हम भाग रहे हैं, लेकिन हम पर्शियंस वर वेरी स्मार्ट, सो दे यूज द सेम स्ट्रैटेजी। उनके राइट ने हमारे लेफ्ट को, हमारे राइट ने उनके लेफ्ट को, इस तरीके से क्रॉसिंग्स में अटैक्स होते हैं। तो चूंकि स्ट्रैटेजी कॉमन हो जाती है तो किसी को भी ज्यादा एडवांटेज नहीं मिलता। और फर्स्ट डे जो है ना वो किसी भी साइड के ऊपर ज्यादा फेवरेबल नहीं जाता, ऑल्दो द डुअल्स वर वॉन बाय मुस्लिम्स, ठीक है। तो ये हमारा पहले दिन का जो है ना वो इस तरीके से हमारा पहला दिन गुजरता है। उसके बाद डे 2 के अंदर अगेन स्टार्ट डुअल से होती है, 1-on-1 फाइट होती है। और उसके बाद अगली जो चीज है विच इज सुपर इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइस टू रिमेंबर इज द अराइवल ऑफ हजरत कैके बिन अमर। हजरत कैके बिन अमर जो है वो बेसिकली सीरियन फ्रंट से आते हैं। अब यहां पर एक जुमला दे रहा हूं, वो ले लेना भाई, स्पेशल AKG। वो क्या? वो ये, कैके बिन अमर का आना ही एक स्ट्रेटेजी था। क्या कह रहा हूं? कैके बिन अमर का हिज अराइवल इटसेल्फ वाज अ स्ट्रैटेजी। उनका खुद का आना ही एक स्ट्रैटेजी था। उन्होंने आकर क्या किया, ये तो अभी सीखोगे कि उन्होंने क्या नहीं किया, उन्होंने किस तरह नचाया पर्शियंस को। लेकिन जुमले की बड़ी कीमत है, कैके बिन अमर का खुद का आना ही एक स्ट्रेटेजी था, सही है। क्योंकि इनके पास कोई खास बंदे नहीं थे। कुछ बुक्स में आया है 4, कुछ में आया है 5,000 लोग थे। लेकिन इनका खुद का आना ही एक स्ट्रेटेजी था। पर्शियंस को डर बिठाना था कि भाई ये तो पहला दिन हुआ है, अभी तो दूसरा दिन जस्ट स्टार्ट हुआ है और लोग हमारे और आते जा रहे हैं। अब कैका बिन अमर के साथ हाशिम बिन उतबा भी आए थे। और आप में से कुछ जीनियस ऐसे लोग होंगे जिनको फौरन ताइफ याद आ जाएगा, उतबा शेबा, उतबा बिन अबू लहाब, ये सब याद आ जाएगा। तो वो अपनी खोपड़ी शरीफ ज्यादा मत चलाएं और वो सिर्फ मेरी बातें ही सुने। ये हाशिम बिन उतबा कौन है? हाशिम बिन उतबा जो है, ही इज बेसिकली द नेफ्यू ऑफ साद बिन अबी वकास, ठीक है। साद बिन अबी वकास के भाई के बेटे थे ये, सही है। हाशिम बिन उतबा का पूरा नाम क्या है? हाशिम बिन
उतबा बिन अबी वकास, ठीक है, साद बिन अबी वकास और उतबा बिन अबी वकास भाई थे। ये भी आए थे कैके बिन अमर के साथ। और बेसिकली जो यहाँ पर गेम चेंजिंग टर्निंग पॉइंट है, दैट इज ऑफ हजरत कैके बिन अमर। हजरत कैके बिन अमर ने हमारे लिए गेम को जो है ना वो टर्न आउट किया। अब खुद का आना उनका एक स्ट्रैटेजी था, क्यों? अब उसके पीछे रीजन देखें। कैके बिन अमर के पास फॉर इंस्टेंस 5,000 लोग हैं। अगर वो 5,000 लोगों को मैं यूं रख दूं तो समझ में आ गई बात कि भाई चलो 5,000 लोग आ गए। हजरत कैके बिन अमर ने पता है क्या किया? 500-500 के बंडल्स बना लिए, छोटे छोटे ट्रूप्स। अब पर्शियंस इतने सारे ट्रूप्स देके पागल हो गए। उन्होंने बोला यार ये कैके बिन अमर इतने सारे लोग लेके आ गए। हालांकि टोटल उतना ही था, टोटल कोई फर्क नहीं पड़ रहा है भाई। पर्शियंस के पास इतनी जबरदस्त आर्मी है, उनको लिटरली कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अच्छा, इस आर्मी से मुझे एक और चीज याद आ गई, और वो ये जो मैं यहाँ पर डिस्कस कर लूं। ये देखो इस स्लाइड के अंदर मैंने लिखा है 60,000 मैन, ठीक है। देर आर सम बुक्स जिसके अंदर लिखा हुआ है 1,20,000 लोग थे, ठीक है। 60,000 मैन का फिगर हमें मार्क स्कीम और कुछ बुक्स में मिलता है। 120,000 का भी फिगर हमें बुक्स के अंदर मिलता है। सो इट्स अप टू यू, आप कौन सा फिगर लिखें अगर आप मार्क स्कीम के साथ जाना चाहते हैं। अब चूंकि मैंने 60,000 यहां पर इस वजह से करवा रहा हूं क्योंकि रिसेंट मार्क स्कीम में भी 60 का फिगर है, तो इट्स बेटर इफ यू गो विथ दैट फिगर, सही है ना। अब होता यह है कि कैके बिन अमर ने अपनी आर्मी इस तरह डिवाइड कर दी। और फिर इस डेफिनेटली जब जंग स्टार्ट होती है तो हजरत कैके बिन अमर बहमन को जो है ना वो किल करते हैं। ये कौन है? बहमन जादुइया, ठीक है, जिससे हमारी पहले भी बैटल्स हुई हैं। इसी तरीके से कैके बिन अमर रुस्तम तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। मैंने आपको शुरू में बताया रुस्तम चौधरी बन के ऊपर बैठा हुआ था। हजरत कैके बिन अमर ट्राई करते हैं कि रुस्तम को किसी तरीके से एग्जीक्यूट करें, बट हजरत कैके बिन अमर इसमें सक्सेसफुल नहीं होते हैं। और इस तरीके से डे 2 हमारा एंड होता है, ठीक है। उसके बाद अगला हमारा जो डे होता है उसके अंदर दोनों साइड्स के ऊपर दोबारा से जो है ना वो जबरदस्त किस्म की लड़ाई होती है। इस दिन की खास बात यह है कि जो पर्शियंस होते हैं वो अपने साथ अपने हाथी ले आते हैं, ठीक है, जिससे मुसलमानों को थोड़ी बहुत कंफ्यूजन हो जाती है, ठीक है। और डेफिनेटली हमारे पास, मैंने आपको याद है व्हेन वी डिस्कस्ड द बैटल ऑफ मरवा ब्रिज, बैटल ऑफ जिसर, उसके अंदर भी हमने पढ़ा था कि अबू उबैद बिन सकफी की वजह से हमने जो जब ब्रिज क्रॉस किया तो उसके बाद हमें वहां जाकर ये पता चला कि भाई उनके पास हाथी है, और हाथी देखकर हमारे जो बेचारे मासूम से घोड़े थे वो घबरा गए, ठीक है ना। अब होता क्या है कि जंग स्टार्ट होती है, अगेन केओस होता है, ठीक है। और मुसलमान जो हैं वो डट कर लड़ने की कोशिश करते हैं। और इस दरमियान यहाँ पर हजरत कैके बिन अमर जो हैं उनका एक जबरदस्त रोल है। और वो जबरदस्त रोल क्या है? जो हाथी है, मुसलमान उनको ना तीरंदाजी से मारना शुरू करते हैं। तो पर्शियंस क्या करते हैं? पर्शियंस अपने हाथियों को वापस भेजते हैं। एंड एज सून एज पर्शियंस रीसेंड देयर एलिफेंट्स, कैके बिन अमर एक स्ट्रैटेजी यूज करते हैं। अब गौर से सुनिएगा, डे 3 का स्टार्ट कैसे हुआ है? पर्शियंस ने अपने हाथी लेकर आ गए, ठीक है ना, हमें डराने के लिए, हम डर गए। लेकिन मुसलमान कॉन्फिडेंटली तीरंदाजी करते हैं, मारते हैं पर्शियंस को। उनके हाथी जब मरना स्टार्ट होते हैं तो वो लोग पीछे भाग, अपने हाथियों को पीछे करते हैं और बोलते हैं कि घुड़सवार को आगे ले आओ, कैवलरी को आगे ले आओ, हॉर्सेस को आगे ले आओ। जब हॉर्सेस आगे आते हैं तो कैके बिन अमर कहते हैं यही इसी चीज का तो इंतजार था। कैके बिन अमर तमाम मुसलमानों को कहते हैं कि अपने घोड़ों की किसी तरीके से हाइट ऊंची कर दो। अपने घोड़ों को या तो वुडन स्टिक्स या कुछ इस तरीके से एक फ्लोर के ऊपर उनको अप कर दो कि उनकी हाइट बढ़ जाए। अब कैके बिन अमर की स्ट्रैटेजी क्या है? घोड़ों की हाइट इंक्रीज कराना। अब कैके बिन अमर की इस स्ट्रैटेजी से होता यह है कि पर्शियंस के एलिफेंट्स तो चले जाते हैं, भाग चुके होते हैं। पर्शियंस के पास जो हॉर्सेस रहते हैं वो बेसिकली, अब जो डेफिनेटली जिस तरीके से हमारे हॉर्सेस डरे थे उनके एलिफेंट्स देख के, अब हमारी कैके बिन अमर की एक्सपेक्टेशन ये होती है कि जब मैं अपने जानवरों को, जब मैं अपने हॉर्सेस की हाइट्स इंक्रीज कराऊंगा तो पर्शियन हॉर्सेस के ऊपर ये इंपैक्ट पड़ेगा कि मुसलमान क्या इंट्रोड्यूस कर रहे हैं? हाथी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। लेकिन कैके बिन अमर की ये स्ट्रैटेजी फेल हो जाती है क्योंकि पर्शियंस अपने जो घोड़े होते हैं उनको ब्लाइंड फोल्ड कर देते हैं। तो घोड़ों को ये दिखता ही नहीं है कि उनके सामने जो बीस्ट हैं, उनके सामने जो जानवर है उनकी हाइट बढ़ गई है। वरना अगर घोड़े ये देखते कि भाई
इतनी बड़ी बड़ी हाइट के जानवर, तो डेफिनेटली उनको ये सेंस क्रिएट होता कि ये हाथी लेकर आ गए। तो ये कैमोफ्लेज करने की जो टेक्निक थी कैकब नमर की, ये फेल हो जाती है। पर्शियंस बड़े स्मार्ट होते हैं, जंगें चलती रहती हैं, हमारे कई घोड़े मारे जाते हैं, कई लोग मारे जाते हैं, उनके कई घोड़े मारे जाते हैं। और इस रात जो है बेसिकली दिस दिस एंटायर इवेंट या दिस एंटायर नाइट इज नोन एज लैलतुल हरीर। हरीर बेसिकली यहाँ पर मींस द नॉइज ऑफ ट्रेम्बलिंग, ठीक है, डर। और फिर नेक्स्ट डे बेसिकली होता यह है कि रुस्तम किल होता है। अब ये किल कैसे होता है, जिसके ऊपर 8 ट्रेडिशंस हैं। एक ट्रेडिशन हमें ये बताती है कि जिस तरीके से मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि रुस्तम साहब जो है वो ऊपर बैठे हुए थे, तो देर वॉज अ सहाबी जिसने रुस्तम के एलिफेंट को जो है ना वो हिट किया, एलिफेंट को मारा। रुस्तम वॉज रेस्टिंग बिसाइड इज एलिफेंट, वो एलिफेंट गिरा, रुस्तम 9-2-11 अल्लाह को प्यारा हो गया। दूसरी रिवायत हमें ये बताती है कि देर वॉज अ कंपेनियन जिसने रुस्तम को अटैक किया एक तीर से, विच hit Rustam on his hip bone. He lost his balance and got into the river Ati. तो ये कैसे मरा? These are all different traditions. You can write any one of them, ठीक है? And this is how finally outcome हमारा ये निकला कि the Persian flag was eventually replaced with the Muslim फ्लैग, ठीक है? ये कहलाती है बैटल ऑफ कादसिया। इसी तरीके से आई विल बी टॉकिंग अबाउट बैटल ऑफ यरमूक, बट आज उसकी टाइम नहीं